अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी की दोस्त दूसरे शहर जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई। उसकी बेटी का हुस्न देखकर मैं पूरी तरह दीवाना हो गया और एक रात अपनी बीवी को नींद की दवा देकर मैं उसके कमरे में चला गया और उसके साथ बिस्तर पर लेटकर। औरत का जिस्म मर्दों के लिए बहुत ही पुरकशिश होता है और अगर औरत नई नई जवान हो रही हो तो उसके जिस्म में वो खास बात होती है जो मर्दों को पूरी तरह घायल कर देती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी बीवी की दोस्त को अचानक किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी के इम्तिहानात करीब थे, इसीलिए वो जाते जाते अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ गई। उसकी 14 साला बेटी जिसका नाम फौजिया था, उसे देखकर मेरे अंदर एक आग जल उठी। 14 साल की उम्र में जवानी की सीढ़ी चढ़ते हुए वो किसी ज्वालामुखी से कम ना थी। उसके बदन के नशीबो फराज में तो मेरा दिल उलझ कर ही रह गया था। गोरे चिट्टे बड़ी बड़ी आंखों वाली फौजिया पहली ही नजर में मेरे जज्बात गरमा गई थी और उसे देखते ही दिल ने शिद्दत से ये ख्वाहिश की थी कि बस एक रात मैं उसके साथ गुजार लूं। उसे एक दिन नहीं गुजरा था और वो पूरी तरह हम लोगों से मानूस हो गई थी। मुझे अंकल अंकल कहती वो भाग भाग कर मेरे काम भी कर रही थी। मैंने भी उसे मोहब्बत से घर में रख लिया था। उसके बदन की खूबसूरती मुझे पागल कर रही थी। वो झुक झुक कर सफाई करती और मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह दीवाना हो जाऊंगा। उसका गहरा गला उसके झुकते ही उसके जिस्म की रानाइयों को पूरी तरह मुझ पर जाहिर कर देता। न चाहते हुए भी मेरी नजर उसके गहरे गले पर ही ठहर गई थी। मेरे घर में मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी बीवी उसके आने पर बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी साथ मिल गया था। वो दोनों मिलकर घर के काम कर रही थी और मेरी पूरी नजर फौजिया के जवान होते जिस्म पर थी। मैंने फौजिया को चाय लाने का कहा तो वो फौरन चाय बनाकर कमरे में चली आई। मेरी बीवी उस वक्त छत पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और फौजिया को हाथ पकड़कर अपने बराबर में ही बिठा लिया और उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द अपना बाजू डालकर बैठ गया। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने ऐसे जाहिर किया कि जैसी कोई बात ही नहीं हुई। मैं उससे उसकी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करने लगा। वो कंफ्यूज सी होकर मुझे जवाब देने लगी। शायद वो कुछ झिझक रही थी और मैं उसकी इसी झिझक को मिटाना चाहता था ताकि आगे की मंजिल तय कर सकूं। मैं जानता था कि वो उम्र के जिस हिस्से में है कि अगर मैं एक दफा उसके अंदर के जज्बात को गरमा दूं तो वो किसी पके हुए आम की तरह मेरी झोली में गिरने को बेताब हो जाएगी। फौजिया से बातें करते हुए मैं उसकी तारीफ कर रहा था। उसके मोटे मोटे रसीले होंठ मुझे बहुत ही पागल कर रहे थे और ये बात मैंने फौजिया से कह दी थी कि मुझे उसके होंठ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये सुनकर वो शर्मा सी गई। उसकी शर्माहट ने मेरे अंदर के हौसले को मजीद बढ़ाया था। मैं जान गया था कि उसे अपनी तारीफ सुनकर खुशी महसूस हो रही है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे ही जिस्म की ऐसी तारीफ की कि उसका चेहरा गुलाबी हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं शाम में उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर वो खुशी से खिल उठी। मैंने आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ फेरना शुरू किया था, लेकिन वो आइसक्रीम के नाम पर ऐसे खुश हुई कि उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। मैं जानता था कि मेरी बीवी की दोस्त गरीब और बेवा औरत है और ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही तरसे हुए हैं और मैं इसी बात का फायदा उठाकर अपने अंदर की आग को बुझाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठकर चली गई और मैंने एक गहरी सांस भरी। मैं आगे के लिए मंसूबा तैयार कर रहा था। फौजिया के मरमरी बदन को अपनी बाहों में भर लेने के लिए मैं इस कदर बेताब था कि मुझसे एक पल भी रुका नहीं जा रहा था। फौजिया सफेद रंग का बारीक सा मलमल का लिबास पहने मेरी बीवी का हाथ बटा रही थी और गर्मी की शिद्दत से पसीना पसीना हो रही थी, जिसकी वजह से उसका लिबास जिस्म पर पूरी तरह चिपक गया था और उसका गुलाबी गुलाबी वजूद पूरी तरह आया होकर मुझे शराब लग रहा था।
14 साल की उम्र में उसका खूबसूरत बदन मेरी बीवी के बदन से भी कहीं ज्यादा हसीन और खुशनुमा था। मैं चुपके से उसे देख रहा था और वो भी कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाल देती। मेरी बीवी खाना पकाने में मसरूफ थी। मैंने फौजिया से कहा कि मौसम अच्छा है, हम दोनों मिलकर छत पर चलते हैं। मेरी बीवी कहने लगी कि बारिश होने वाली है, आप दोनों छत पर एंजॉय करें, मैं खाना पकाकर नहाने के लिए जाऊंगी। फौजिया का हाथ पकड़कर मैं छत पर चला आया। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हुई तो मैंने फौजिया को पागलों की तरह खुश होते देखा। बारिश में भीगते ही उसका सफेद लिबास पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका था और ऐसा लगता था जैसे वो मेरे सामने बगैर लिबास खड़ी हो। वो इस कदर बारिश में भीगने में मसरूफ थी कि मैंने उसे पीछे से जाकर अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया और उसके साथ बारिश में भीगने लगा। मेरा जिस्म उसके जिस्म के साथ पूरी तरह चिपका हुआ था और इतनी ठंडी बारिश में भी मेरा जिस्म अपनी आग उगलने को बेताब था। फौजिया मेरे जिस्म से लगी गुसमुसा रही थी और मैं ऐसा जाहिर कर रहा था कि जैसे मैं बारिश की मजे ले रहा हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर हाथ भी फेर रहा था और उसके जिस्म को दबा भी रहा था। उसका जिस्म इतना मुलायम था कि मेरी उंगलियां तेजी से उसके पूरे बदन पर रेंगने लगी थी। शायद वो भी इस बात को महसूस कर रही थी, क्योंकि कभी कभी वो तड़प कर एकदम ही मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने हाथों से मैं उसके जिस्म को जोर जोर से दबाने लगा। मैंने जैसे ही अपने दांतों से उसके कान की लो काटी तो वो पूरी तरह ही तड़प उठी। मैंने आहिस्ता से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे अपने सीने से पूरी तरह लगा लिया। वो बारिश में भीगी हुई कोई जल परी मालूम होती थी और अब मेरे लिए खुद को रोकना मुमकिन नहीं रहा था। मैं उसे हाथ पकड़कर छत पर बने स्टोर में ले आया, वो भी मेरे साथ चली आई। मैं उसके जज्बात को गरमाने में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। मैंने उसे पूरी तरह अपने काबू में किया और अपना मकसद पूरा कर लिया। वो सिसक उठी थी और उसकी गर्म आहें मुझे मजीद गुस्ताखी करने पर उकसा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि मेरी बीवी अब नहाकर निकलने वाली है, इसीलिए मैं मजबूरन उसे कुछ देर बाद छोड़कर अकेला ही नीचे चला आया। ये बारिश मेरी जिंदगी की यादगार बारिश थी। मैं बहुत ही खुश था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं और मेरी बीवी बहुत वक्त से इस घर में रह रहे थे और मेरी बीवी की दोस्त भी बहुत अरसे से हम लोगों को जानती थी। वो एक गरीब और बेवा औरत थी। मेरी बीवी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए मुझसे पैसे मांगती, लेकिन मैं ये कहकर झिड़क देता कि मैं कब तक उनकी मदद करूंगा, क्योंकि उनके मसाइल खत्म होने वाले ही नहीं थे। मेरी बीवी मुझे कहती कि आपके पास सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपका किया जाएगा। मैं एक संगदिल आदमी था जिसे एक बेवा औरत और यतीम बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं थी। एक दिन मेरी बीवी की दोस्त अपनी 12 साल बेटी फौजिया के साथ बहुत मजबूरी में हमारे घर आई। उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसे कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपनी दवा ले सके, लेकिन मैंने अपनी बीवी को ये कहकर डांट दिया कि तुमने इन गरीबों को बहुत सर पे चढ़ा लिया है। उनका जब दिल चाहता है ये पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा। मेरी बीवी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने वो भी अपनी दोस्त को दे दिए और अपने तौर पर उसकी जितनी मदद कर सकती थी कर दी। उस दिन के बाद से मेरी बीवी की दोस्त हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे सुकून हो गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की कैसी सजा मिलेगी। मैंने अपने हाथों खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। फौजिया जो उस वक्त 12 साल की बच्ची थी, उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी और इसीलिए उसने अपनी माँ को कभी दोबारा हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया था। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत हसास और समझदार हो गई थी, क्योंकि उसने अपने सर पर कभी बाप का साया नहीं देखा था। जब मैंने अपनी बीवी से फौजिया की माँ के मुतालिक कड़वी बातें कही
फौजिया ने खुद सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में मेरा एक एक जुमला बस गया था। उसे मुझसे इस कदर नफरत हो गई थी कि वो किसी भी सूरत मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। जब फौजिया की माँ को अपने किसी अजीज के इंतकाल में दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो जाते जाते मजबूरन फौजिया को हमारे पास छोड़ गई। मेरी शक्ल देखते ही फौजिया को 2 साल पुराना किस्सा पूरी तरह याद आ चुका था और जब मैंने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया तो उसे महसूस हो गया कि मेरी नीयत और नजर ठीक नहीं है। लेकिन फौजिया ने मुझे रोकने की बजाय मेरी पसीराई की ताकि मैं अपनी हद से गुजर जाऊं। वो बहुत अच्छे से मेरी नीयत का फतूर जान गई थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया था। जब मैं उसके साथ अपने जिस्म की गर्मी निकालकर नीचे आया तो थोड़ी ही देर में वो भी मेरे पीछे पीछे चली आई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो शर्मा सी गई। रात होते ही मैंने अपनी बीवी को खाने में नींद की दवा दी क्योंकि मैं पूरी रात फौजिया के साथ गुजारना चाहता था। रात होते ही मेरी बीवी को गहरी नींद लग गई और मैं फौजिया के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे ही मैं उसके करीब गया तो वो 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन मैंने उसे आगे बढ़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे लगा था कि वो शर्मा रही है क्योंकि शाम में ही तो हम दोनों ने छत पर पूरी तरह एक दूसरे को गरमाया था। मैं उसके बदन से पूरी तरह कपड़े उतारता चला गया। वो मज़ाहमत के लिए हाथ पांव चला रही थी और मुझे और मजा आ रहा था। मैंने अपने होंठों के रस से उसके पूरे बदन को गीला कर दिया और उसके नरम नरम बदन को अपने दांतों में दबाने लगा। वो शायद मेरे जज्बात की शिद्दत को सह नहीं पा रही थी, इसीलिए पूरी तरह खुद को मुझसे आजाद कराने के लिए झटके मार रही थी। लेकिन मैं एक लंबा चौड़ा मर्द था और उसके जिस्म पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कुछ ही देर में मैंने अपनी आंख को बुझा लिया था, वो भी शायद ठंडी हो चुकी थी। मैंने उसके रसीले होंठों को चूसते हुए उसे खुद से जुदा किया। उसका गुलाबी बदन पूरी तरह मेरे निशानात से भर चुका था। मैंने खुद ही अपने हाथों से उसे लिबास पहनाया और गरम गरम दूध का गिलास भी पिलाया। जब सुबह के करीब मैं उसके कमरे से निकलने लगा तो फौजिया ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल फोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें तो मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ जबरदस्ती की हो। फौजिया जिस अंदाज से झटके मार रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मैंने हैरत से फौजिया को देखा तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि ये वीडियो उस मोबाइल में ही नहीं बल्कि उसकी माँ के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है और अगर अब मैं अपनी बीवी के सामने अपना भरम कायम रखना चाहता हूँ तो खुद ही उनकी मदद करूंगा। फौजिया बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक यतीम बच्ची की मदद करने में तुम्हारी जान निकल रही थी और उसी यतीम बच्ची के साथ अपने जिस्म की गर्मी निकालने के लिए देखो तुम किस कदर बेताब थे। फौजिया की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। वो तो एक मंसूबा बंदी के तहत इस घर में आई थी। फौजिया कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि उसके हालात उसे इस मोड़ पर ले आते हैं। फौजिया कहने लगी कि जब उसके घर फाके हो रहे थे और वो एक वक्त की रोटी को तरस रही थी तब मैंने उसकी मदद करने के लिए इनकार कर दिया था जबकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि अब जब मेरे जिस्म के हसूल का वक्त आया तो तुम मुझ पर पानी की तरह पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तुम हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह उठाओगे, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस भी करूंगी। फौजिया की बात सुनकर तो मेरी जान निकल गई क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बात कभी मेरी बीवी को पता चले। मैंने फौजिया से कह दिया कि मैं हर महीने उसकी पूरी तरह मदद करूंगा, लेकिन फौजिया ने एक ऐसी शर्त भी रखी जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह सुन कर दिया। वो कह रही थी कि मुझे अपना दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी और मैं लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चला आया था।
अगली सुबह फौजिया की माँ आकर उसे अपने साथ ले गई थी, लेकिन फौजिया जाते जाते मुझे जता गई थी कि अब से मुझे उनका सारा खर्चा उठाना है और अगर एक हफ्ते में मैंने उसके नाम फ्लैट ना किया तो वो मेरा राज। मैं फौजिया की बात मानने पर बुरी तरह मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में उसके नाम फ्लैट भी कर दिया था। मैं जिसे सीधी सादी यतीम बच्ची समझकर अपनी जज्बात की तस्कीन चाहता था, वो तो पूरी आग थी जिसने मुझे जलाकर खाकसार कर दिया था। जब मुआशरे में मौजूद हम जैसे लोग फौजिया जैसी यतीम और गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते, उनकी मदद नहीं करते, तो वो खुद ब खुद फाहशाएं बन जाती हैं। और यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द ही उन्हें तवाइफ बना देते हैं। फौजिया भी एक तवाइफ की तरह अपना जिस्म इस्तेमाल कर बैठी थी और उसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो फाकों से मजबूर होकर इस नहज पर पहुंच गई थी कि उसने अपनी जिस्म को इस्तेमाल करने से भी गुरेज ना किया। मैं जिस यतीम बच्ची को 2 वक्त की रोटी देने से कतरा रहा था, अब मैंने मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्चा उठा लिया था। फौजिया जैसी कितनी बच्चियां एक वक्त की रोटी के लिए अपने जिस्म का सौदा कर बैठी हैं, क्योंकि उन्हें एक रोटी भी मयसर नहीं होती। जो मैंने फौजिया के साथ किया वो एक बहुत बड़ा गुनाह था और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहना था। मैंने कई दफा खुदा से अपने गुनाह की माफी भी मांगी थी। उस दिन के बाद से मैं फौजिया को देखते ही अपनी नजरें झुका लेता, क्योंकि मैं जान गया था कि उसका जिस्म भी इज्जत के काबिल है, मेरी हविस का निशाना बनने के लिए नहीं। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के यतीम बच्चे बच्चियों पर रहम खाया करें और उनके साथ हमदर्दी का सलूक करें, इससे पहले कि उनमें से कोई बच्ची इसी तरह अपने जिस्म को दांव पर लगाने के लिए मजबूर ना हो जाए।